तो इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट में आए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। अब क्योंकि ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है तो इसको अपन दो पार्ट्स में करेंगे। पहले पार्ट में सारे जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। पहला क्वेश्चन अपने पास आया था 24 जनवरी के शिफ्ट 1 में और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली इन दिस कॉम्प्लेक्स आर। तो पहले अपन सेकेंडरी वैलेंसीज और प्राइमरी वैलेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो अगर सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर क्लियरली एनसीईआरटी में भी ये चीज लिखी है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। तो यही चीज यहाँ पर भी लिखी है कि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है इट करस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो है ना ये डायरेक्शनल इन नेचर होती है, मतलब कि ये ना जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट अपन को निकालना तो कोऑर्डिनेशन नंबर पड़ेगा क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो अपने पास होता है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी ऑफ लिगेंड्स। मतलब कि अगर अपने पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 होल 6 और ऊपर +3 पॉजिटिव चार्ज ताकि कोबाल्ट के ऊपर +3 आ जाए, तो इसका स्ट्रक्चर अपने पास ऐसा बन जाता है जिसमें कोबाल्ट है और हर तरफ से लिगेंड इस केस में NH3 है। तो यहाँ पर लिगेंड हर तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास हो जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स हो जाएंगे अपने पास 6 क्योंकि 6 लिगेंड्स हैं अपने पास, मल्टीप्लाइड बाय कितना अपने पास डेंसिटी है। देखो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कि एक लिगेंड जो है वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। जैसे कि इसमें जो लिगेंड है वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। आगे आएंगे जैसे कि EDT होता है वो हेक्साडेंटेड होता है, वो सीधे 6 बना देता है, उसकी डेंसिटी 6 होती है। ऑक्सिलेट होता है, उसका एग्जांपल ये ले लेते हैं अपन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास हो जाएगा 6 इंटू इसकी डेंसिटी 1 है, तो यहाँ पर 6 इंटू 1 तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। अगर अपन ऑक्सिलेट वगैरह वाला भी एग्जाम्पल देख लें एक बार, तो अगर कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं अपन, एक मिनट, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं अपन, कोबाल्ट ही है अभी अपने पास, और इस बार अपन ऑक्सिलेट ले लेते हैं C2O4 और C2O4 होल थ्राइस, और ऊपर चार्ज हो जाएगा इसमें 3 नेगेटिव का चार्ज ताकि कोबाल्ट के ऊपर ओवरऑल +3 ही रहे इसलिए। तो अपने पास अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर अलग टाइप का हो जाएगा। इसमें अगर अपने पास मेटल कोबाल्ट है तो कोबाल्ट +3 में ही है और साथ में ऑक्सिलेट है, तो लिगेंड जो है ना अपने पास लिगेंड है और लिगेंड है। यहाँ पर जो बॉन्ड बनेंगे वो कैसा बनेगा कि अपने पास ये लिगेंड है, ये लिगेंड है और ये लिगेंड है और ये अपने पास सेंट्रल मेटल एटम है। तो ये एक अकेला लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेगा इस टाइप से। अब क्योंकि एक अकेला लिगेंड दो बॉन्ड्स बना रहा है, तो इस लिगेंड की डेंसिटी जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। डेंसिटी का मतलब एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना रहा है। तो यहाँ पर एक लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये बाइडेंटेड हो जाएगा ऑक्सिलेट और इसकी डेंसिटी जो हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास आ जाएगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 3 लिगेंड्स हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू डेंसिटी अभी डिस्कस करी कि एक लिगेंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो उसकी डेंसिटी 2 और 3 इंटू 2 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो जाएगा। ऐसी अगर EDT है तो वो तो हेक्साडेंटेड है। तो अगर EDT है अपने पास K2, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, पोटेशियम और साथ में हो जाएगा अपने पास आयरन, और इस बार अपन EDT ले लेते हैं। EDT काफी फेमस लिगेंड है और ये हेक्साडेंटेड होता है। तो EDT अपने पास देखो बाहर ये जो काउंटर आयन है तो इसको अपन को कंसीडर नहीं करना है अगर सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। तो EDTA जो है ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है और इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, EDTA लिगेंड तो एक ही, नंबर ऑफ लिगेंड्स 1 इंटू डेंसिटी, ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है तो एक अकेला लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना देगा, तो 1 इंटू 6, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा अपने पास 6। अगर अपन अब प्राइमरी वैलेंसी की भी बात कर लेते हैं तो ये अपने पास नॉन डायरेक्शनल हो जाएगी। अब प्राइमरी वैलेंसी ये करस्पॉन्ड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम की
सेंट्रल मेटल एटम पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं, जैसे कि सेकेंडरी वैलेंसीज डायरेक्शनल होती थी, उसके अपोजिट। अगर अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करें, तो क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है। क्वेश्चन अपने पास है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली इन दिस। अगर ये कॉम्प्लेक्स है अपने पास, तो इस कॉम्प्लेक्स को लिख लेते हैं अपन। तो ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है अपने पास CO NH3 होल 5 Cl, और बाहर Cl2 है। मतलब अगर इसमें अपन सेकेंडरी वैलेंसी कैलकुलेट करें, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करें, तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने इसमें, ये 5 और ये 1। देखो काउंटर आयन से मतलब नहीं है, ये बाहर है, इसके अंदर अपने पास 5 और 6, तो यहाँ पर हो जाएंगे अपने पास 6, और सबकी डेंसिटी 1, तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा अपने पास 6। तो अपने पास इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। और अगर अपन प्राइमरी वैलेंसी की बात करें, तो इस पर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा। देखो क्लोरीन के ऊपर -1 और बाहर -2, तो कोबाल्ट के ऊपर +3 आ जाएगा। कैसे, अगर इसको x मान ले तो x -1, और इसकी वजह से ये हट जाएगा तो +2 बाहर आ जाएगा, मतलब x -1 इक्वल्स टू +2, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो +3 हो जाएगा। तो अपने पास इस तरीके से जो आंसर आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा अपने पास प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगी 3, और सेकेंडरी वैलेंसी हो जाएगी अपने पास 6। तो 3 एंड 6, तो ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास आया था 24 जनवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ COCl4 2 नेगेटिव इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड इज e to the power m T2 to the power n, the sum of m and number of unpaired electrons is। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना 2-3 चीजें जो स्प्लिटिंग के बारे में है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, उसको देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस को देख लें, तो ऑक्टाहेड्रल में अगर अपन देखें तो Eg जो होता है वो ऊपर होता है, और T2G अपने पास नीचे होता है। और टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर होता है और Eg नीचे होता है। इसको याद कैसे रख सकते हैं, टेट्राहेड्रल T से स्टार्ट होता है, T से, तो इसमें T2G ऊपर हो जाता है और Eg नीचे हो जाता है। और साथ में ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे T2G है, तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, तो इसमें 3 बॉक्सेस होंगे, और Eg में 2 एलिमेंट्स है, तो इसमें 2 बॉक्सेस होंगे। इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो अगर इसमें अपन और आगे बात करें, तो इसको अपन मीन एनर्जी लेवल लेते हैं। जो ब्लैक वाली लाइन है, इसको मीन एनर्जी लेवल बोलते हैं, या फिर इसको बैरी सेंटर भी बोल सकते हैं। और जो इसके ऊपर होता है, ये नेगेटिव साइन जो है, ये डिक्रीज इन एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे ऑक्टाहेड्रल में, तो 0.6 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या है, डेल्टा नॉट को अपन एनर्जी सेपरेशन बोलते हैं। और यहाँ पर नॉट क्यों है, ये जो O है ये ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे यहाँ पर T जो है वो टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है, और इसको अपन बोलते हैं एनर्जी सेपरेशन। तो ऊपर की तरफ 0.6 डेल्टा नॉट हो जाएगा, और नीचे की तरफ हो जाएगा अपने पास -0.4 डेल्टा नॉट ऑक्टाहेड्रल के केस में। टेट्राहेड्रल में ऊपर की तरफ हो जाएगा 0.4 डेल्टा टी, और नीचे की तरफ हो जाएगा -0.6 डेल्टा टी। इसको भी कैसे याद रख सकते हैं, जैसे अपने पास यहाँ पर 2 बॉक्सेस है, यहाँ पर अपने पास 2 बॉक्सेस हैं, क्योंकि E और G है, 2 बॉक्सेस हैं। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 इंटू सेपरेशन 0.6, तो अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 0.6। जैसे यहाँ पर बॉक्सेस हैं 2 इंटू सेपरेशन है अपने पास 0.6, तो ये आ जाएगा अपने पास 1.2। ऐसे ही यहाँ पर बॉक्सेस है अपने पास 3 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 1.2। इस तरीके से बस वेरीफाई कर लेना कि सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई करने पर 1.2 ही आएगा। 2 इंटू 0.6 1.2, 0.4 इंटू 3 बॉक्सेस 1.2। ऐसे ही इसमें भी 3 इंटू 0.4 1.2, 0.6 इंटू 2 1.2। इस तरीके से बस वेरीफाई करने के लिए ये चीज़ है। और इसको बैरी सेंटर, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं मीन एनर्जी लेवल। अब ये जो सेपरेशन होता है ना, ये डिपेंड करता है कि लिगेंड का नेचर कैसा है, कि मतलब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग जो है वो कम हो जाएगी। इसको लिख भी लेते हैं।
तो अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग अपने पास कम हो जाएगी। इस चीज़ को चेक कैसे करेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। तो ये एनसीईआरटी में भी दी हुई है, अगर एक बार देखें तो यहाँ पर अपने पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी हुई है। 1 मिनट, यहाँ पर अपने पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी हुई है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड, जैसे अगर कार्बन डोनर है, तो वो तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते ही हैं। तो यहाँ से CO अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, Cn नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। यहाँ पर CH3 भी ऐड कर सकते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और उसके बाद अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, इस तरीके से। और यहाँ पर पायरिडीन जो होता है वो अमोनिया के बराबर ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो ये सब ऐड कर सकते हैं। तो ये अपने पास जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो हो जाएगी, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड होंगे वो अपने पास हो जाएंगे CO से, ये कार्बन डोनर CO से हो जाएगा अपने पास NCS तक। NCS तक जो हो जाएगा ये अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हो जाएंगे, और I नेगेटिव से H2O तक ये वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे अपने पास। इसको थोड़ा-सा डिटेल में लिख भी लेते हैं अपन कि कौन-सा लिगेंड हो जाएगा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में अपने पास अब दिया हुआ है, 1 मिनट। क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है कि द डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ COCl4 2 नेगेटिव इन टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड इज दिस मच द सम ऑफ m एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अपने पास दिया हुआ है COCl4 2 नेगेटिव, ठीक है? और इसमें क्लियरली लिखा है कि टेट्राहेड्रल है। ये लिखा नहीं होता तो भी पता रहता, पता है कि अपन को टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इसमें ये जो टाइप है ये मेटल लिगेंड, इफ अगर M को अपन मेटल बोले और L लिगेंड है तो Ml4 टाइप का ही है, तो इसको टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं अपन। ऑक्टाहेड्रल होता तो Ml6 टाइप का होता। तो ये बहुत सिंपल तरीका है एक तरीके से देखने का। तो COCl4 2 नेगेटिव, यहाँ पर अगर अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कोबाल्ट का कितना है तो अपने पास CO2 पॉजिटिव आ जाएगा, CO2 पॉजिटिव आ जाएगा। अगर कोबाल्ट का अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कोबाल्ट का होता है अपने पास 3d7 3d7 4s 3d7 4s2 3d7 4s2 अपने पास कॉन्फ़िगरेशन होता है कोबाल्ट का। अब 3d7 4s2 होता है, बट +2 है तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो इसको अपन हटा देते हैं। ओवरऑल जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3d7। अब अगर अपन इसको बनाएं तो ये क्लोरीन अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है, हैलोजेंस वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो अगर इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो अपने पास हो जाएगा अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन से डी में, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, इसमें इस टाइप की स्प्लिटिंग होगी, मतलब टेट्राहेड्रल है तो ऊपर आ जाएंगे अपने पास 3 बॉक्सेस और नीचे आ जाएंगे अपने पास 2 बॉक्सेस, और ये हो जाएगा अपने पास, अपन इसमें एक EG है, अपन इसको बाद में लिखते हैं, और ये हो जाएगा T2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको बाद में लिखते हैं अपन। तो यहाँ पर अपन फिल करना चालू करें तो अपने पास 3d7 है, 3d7 है तो आ जाएगा अपने पास 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हो जाएगा अपने पास वीक फील्ड लिगेंड है तो कोई पेयरिंग वगैरह नहीं होगी, तो ये हो जाएगा अपने पास। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, E4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा T2 3। तो अपने पास अपन को बताना था E टू द पावर m T टू द पावर n, तो M की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 4, M का वैल्यू हो जाएगा अपने पास यहाँ से 4, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर ये पूछा है, सम ऑफ M एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अपने पास 3। तो ओवरऑल जो अपना आंसर हो जाएगा M की वैल्यू जो कि 4 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है। ओवरऑल अपना आंसर इसका हो जाएगा 7। अपने पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी हो जाएगी, और यहाँ पर I माइनस Br- आएगा, उसको नहीं लिखा है, वो तो हेलाइड्स हैं, वो तो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर, उसके बाद हेलाइड डोनर्स। तो अब अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 24 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो अगर अपन इसकी बात करें तो पहला ये ऑप्शन दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये सही है। अगर अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देखें तो एक अजम्पशन लिया गया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में कि जो मेटल है, कि अपने पास अगर मेटल है और लिगेंड है तो इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कंसीडर करा गया था। अगर अपन जेडी ली में भी देखें, इसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसीडर करा गया था।
ये अपने पास JDL में लिखा भी हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट अज्यूम्स दैट द अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, अब इससे हुआ क्या, मतलब इससे क्या हो गया? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन ने कंसीडर करा है और मेटल पर अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, मेटल पर अपने पास पॉजिटिव चार्ज है, तो लिगेंड जो है ना, अगर वो एनायनिक होगा, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो बहुत अच्छा होगा। न्यूट्रल होगा तो भी चलेगा, बट अगर नेगेटिव चार्ज है और एनायनिक है तो ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनना चाहिए और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे कि अगर अपन एग्जांपल लें OH नेगेटिव और H2O का, तो अब OH नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बनाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। और H2O ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है, जैसे सीरीज में भी देख सकते हैं कि H2O ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है OH नेगेटिव से। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अगर अपन NCERT में भी देखें ये चीज़ को, तो लिमिटेशंस, हाँ, लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिखा हुआ है अपने पास, the crystal field model is successful in explaining the formation of structures, color, and magnetic properties of coordination compound to a large extent. To a large extent इसलिए लिखा है क्योंकि और भी चीज़ें जो crystal field theory explain नहीं कर पाया था, but उसकी ज़रूरत नहीं है अभी. However, from the assumption that the ligands are point charges, it follows that anionic ligand should exert the greatest splitting effect, जो कि नहीं होता है, जैसा भी अपन ने देखा. The anionic ligands actually are found at the low end of spectrochemical series. ये भी अपन ने देखा कि OH नेगेटिव को जो है ना, OH नेगेटिव को OH नेगेटिव को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए था इस हिसाब से, बट होता नहीं है। H2O ज़्यादा जो कि न्यूट्रल है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है। तो अपने पास इसका आंसर हो जाएगा, इसका अपने पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ये ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बाकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर, ये एक्सप्लेन कर देता है, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर अपने पास इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अपने पास आया था 24 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कोबाल्ट आयन इन दिस कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली इज। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो अगर इसको अपन देखें तो अपने पास दिया हुआ है CO NH3 होल 6 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर कोबाल्ट पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो CO+3 हो जाएगा। अब अगर कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन लिखें तो कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन होता है अपने पास 3D7 4s2। ये सीधा याद होना चाहिए। अगर कोबाल्ट +3 का लिखें तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और D से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3D6 हो जाएगा। अब NH3 अपने पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो इसमें ये पेयरिंग करा देगा। तो अगर अपन लिखें यहाँ पर, अगर अपन बनाएं, तो अगर पेयरिंग नहीं होती तो फिर तो ये ऐसे फिल हो जाता सीधा, और यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ पर आ जाएंगे, तो ओवरऑल अपने पास जो बन जाएगा कन्फिग्रेशन वो ऐसा बन जाएगा, और 4s तो खाली रहेगा ही। तो अपने पास क्या आ जाएगा, D से 2 आ जाएंगे और फिर sp3, तो D2sp3 अपने पास कन्फिग्रेशन हो जाएगा इसका। और क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक भी हो जाएगा। डायामैग्नेटिक हो जाएगा मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो डायामैग्नेटिक नेचर होता है उसका, और वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो पैरामैग्नेटिक होता है उनका नेचर। और जनरली जो भी ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अपने पास इसका आंसर हो जाएगा D2sp3 और डायामैग्नेटिक। तो D2sp3 एंड डायामैग्नेटिक। एक बार अपन हाई स्पिन और लो स्पिन वाला भी लिख लेते हैं पॉइंट, तो आंसर अपने इसका सी हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन सीधे हवा में भी हो जाने चाहिए, जैसे कि सीधे देखो कि कोबाल्ट है, कन्फिग्रेशन 3D7 4s2 याद होना चाहिए, +3 है तो सीधे 3D6 हो गया, 3D6 से इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सीधा डायामैग्नेटिक पेयरिंग हो जाएगी और एक भी नहीं बचेगा अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और 6 हैं तो 1 2 3 4 5 6, 2 खाली बचे और यहाँ पर बचा, तो सीधे D2sp3 इस टाइप से सीधे
हो भी जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था 25 जनवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज। तो अपन को बताना है इसमें से कौन कौन से पैरामैग्नेटिक है, मतलब किन किन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे अपन को, वो बताना है। तो पहले अगर अपन बात करें NiCN4 और 2 नेगेटिव, तो ये Cn जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन डोनर है, तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इसमें अगर देखें तो निकल के ऊपर अपने पास +2 चार्ज हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। अब निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो याद होना चाहिए। निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2, और यहाँ पर 2 +2 है तो 4s से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगा इसका 3d8। अब देखो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो फिर ये 100% डायामैग्नेटिक हो जाएगा, तो ये अपने पास डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बनाएं तो ये हो जाएगा अपने पास बचेगा 3d8, 3d8 बचेगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, तो कुछ ऐसा इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें अपन NiCO4, यहाँ पर निकल के ऊपर चार्ज नहीं है, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल हो जाएगा 3d8 4s2, और वापस कार्बन डोनर है, ये अगेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा CO। तो इसको भी इसमें भी अपने पास नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इवन है, तो इसमें भी पेयरिंग हो जाएगी, और इवन है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, तो ये भी डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो बस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे, मतलब ये ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आता है NiCl4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर हैलोजन है, मतलब एक वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर निकल के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा, तो अगेन 3d8 हो जाएगा, बट +2 चार्ज है इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसलिए ये 3d8 हो जाएगा, और इसमें वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी इसमें, और पेयरिंग नहीं होगी तो 8 अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स फिल करें तो कैसे हो जाएगा। इस बार अपन पेयरिंग नहीं करा रहे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो अपने पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसकी वजह से ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपने पास आयरन हो जाता है, FeCN6 4 नेगेटिव। तो यहाँ पर आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपने पास होता है 3d6 4s2, और यहाँ पर आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, +2 है आयरन के ऊपर, तो 3d6 4s2 होता है, और 4s2 से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो अपने पास बचेगा 3d6। अब ध्यान से देखो, वापस इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सबकी पेयरिंग हो जाएगी, तो डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट अगर बात करें कॉपर एक का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, डी ब्लॉक में डिस्कस भी करा था, ये होता है अपने पास 3d10 4s1, 3d10 4s1 होता है, 3d10 4s1, बट यहाँ पर कॉपर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, कॉपर के ऊपर +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये चेंज होकर हो जाएगा 3d9। अब देखो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग तो हो जाएगी, बट एक इलेक्ट्रॉन अपने पास अनपेयर्ड रह जाएगा, तो ये अपने पास पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आयरन के ऊपर हो जाएगा अपने पास +3 चार्ज हो जाएगा आयरन के ऊपर अपने पास, तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2 प्लस 3 चार्ज हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा 3d5, 3d5 हो जाएगा, 3d5 है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो अगेन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस बच जाएगा इसमें, तो इसका अगर ऐसे बना भी लें तो ये कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, यहाँ पर 3d5 है और पेयरिंग हो जाएगी, तो 1 2 3 4 और एक बच जाएगा। पहले 5 ऐसे बनाते, वैसे भी बना सकते हैं, 5 बना ली उसके बाद फिर पेयरिंग करा दी, तो यही आ जाएगा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है FeH2O होल 6 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर अपने पास आयरन के ऊपर चार्ज हो जाएगा +2, बट यहाँ पर वाटर जो है वो एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, जो कि अपन ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा भी था, तो यहाँ पर Fe+2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3d6 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि आयरन का होता है अपने पास 3d6 4s2, और +2 है तो 4s से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 3d6 हो जाएगा, और वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसको अगर अपन बनाए इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा अपना इसके पास अपना, तो इसमें अगेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपन को मिल गए हैं, तो यहाँ पर अपने पास वापस पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसमें से कौन-कौन से अपने पास पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे, ये भी पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, 1 2 3 4, तो अपने पास आंसर इसका हो जाएगा
चार अपने पास कॉम्प्लेक्स मिल गए, चार कॉम्प्लेक्स मिल गए जिनका जो पैरामैग्नेटिक है नेचर में, तो अपना आंसर इसका हो जाएगा 4। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था 25 जनवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस हैव सिमिलर वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन गैसियस स्टेट। तो ये अगेन काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। अगर अपन मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो एक बार लिख लें। मैग्नेटिक मोमेंट का जो अपने पास फॉर्मूला होता है म्यू का वैल्यू होता है अपने पास अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, जहाँ पर एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये अपन ने डी ब्लॉक में भी देखा था। तो अब इसके अपन को कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन और निकल के, और अपन को सिर्फ है ना मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बतानी है। तो अपन को बेसिकली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे बस अपन को वही बताना है, क्योंकि जिनके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उनकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी सेम होगी। तो अपन को ये देखना है कि किन किन में एन का वैल्यू सेम हो जाएगा। अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखना चालू करें तो वैनेडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है अपने पास 3d3 4s2। तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे इसमें एटॉमिक नंबर भी दिया हुआ है। तो जैसे 23 है, लास्ट में क्या लिखा है 3, तो ये हो जाएगा 3d3 4s2। ये चीज़ क्रोमियम और कॉपर में मत कर देना, इनके एक्सेप्शनल होते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आयरन में होता है आखिरी में 6 लिखा है 26, तो ये हो जाएगा 3d6 4s2। और ये निकल का 8 लिखा है तो ये हो जाएगा 3d8 4s2। तो अगर पहले वैनेडियम का लिखें तो वैनेडियम का हो जाएगा अपने पास कहाँ गया, वैनेडियम का हो जाएगा अपने पास 3d3 4s2। और वैनेडियम प्लस 3 का कितना हो जाएगा, फिर इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। वैनेडियम प्लस 3 का कितना हो जाएगा अपने पास, प्लस 3 का हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले जाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3d2। ठीक है। क्रोमियम प्लस 3 का कितना हो जाएगा, क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1। इसको लिख लेते हैं, ये होता है अपने पास 3d5 4s1। और यहाँ पर प्लस 3 है, तो यहाँ पर प्लस 3 होने के बाद कितने बचेंगे 3d3। आयरन की बात करें, आयरन का अपने पास कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। तो ये हो जाएगा 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलेंगे, ये अपने पास बचेगा 3d6। और निकल की बात करें तो निकल पर प्लस 3 है, तो 3d8 4s2 से 3d8 4s2 था, और इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो अपने पास बच जाएगा 3d7। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वैनेडियम में हो जाएंगे अपने पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम में हो जाएंगे 3, आयरन में हो जाएंगे अपने पास 4। कैसे, क्योंकि 6 हैं तो ये ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। ऐसे निकल में देखें तो निकल में अपने पास 7 है, 7 है तो फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 बच जाएंगे। इसमें भी देख लो कैसे, यहाँ पर अगर फिल करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें बच गए, तो अपने पास इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पर अपने पास क्रोमियम प्लस 3 और निकल प्लस 3 दोनों में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हो जाएंगे, तो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू 3+2 कर दो, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इन दोनों की सेम हो जाएगी। तो अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हाउ मेनी of the following metal ions have similar value of spin only magnetic moment in gaseous state। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 2 के सेम है, तो आंसर अपना हो जाएगा इसके पास इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है, अपन को 2 लिस्ट्स दी हुई हैं, पहले में कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दी हुई है और दूसरे में वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब दी हुई है। तो इसमें ना सबसे पहले एक रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को पहले लिख लेते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के। अच्छा, पर ये अचानक से ये कैसे हो गया, इस चीज को ध्यान से सुनना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले अपने पास ना अगर अपन बात करें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, इसका मतलब तो यही है कि अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी इस हिसाब से। तो ये होता क्यों है, क्यों हो जाता है ये, अगर अपन बात करें तो डेल्टा नॉट होता है ना, डेल्टा नॉट क्या होता है अपने पास, इसको अपन बोलते हैं एनर्जी सेपरेशन। डेल्टा नॉट होता है अपने पास एनर्जी सेपरेशन, एनर्जी सेपरेशन। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जो सेपरेशन होता है, जो स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा हो जाती है। ये तो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि अपने पास 24 जनवरी की शिफ्ट 1 में आया था, यहाँ पर अपन ने देखा था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा,
स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है मतलब डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा नॉट की वैल्यू होती है hc/लैम्ब्डा, मतलब लैम्ब्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वापस करते हैं इस चीज़ को। अपने पास डेल्टा नॉट है एनर्जी सेपरेशन, ठीक है? डेल्टा नॉट अपने पास एनर्जी सेपरेशन है और इसकी वैल्यू हो जाएगी, एनर्जी है, एनर्जी सेपरेशन, इसकी वैल्यू होती है hc/लैम्ब्डा, मतलब डेल्टा नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा है। अब अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अपन ने देखा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सेपरेशन ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सेपरेशन या फिर स्प्लिटिंग ज्यादा, मतलब कि डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा, स्प्लिटिंग ज्यादा, डेल्टा नॉट की वैल्यू ज्यादा, और डेल्टा नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्ब्डा, तो वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी इस हिसाब से। मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी इस तरीके से। तो अगर अपन सिर्फ लिगेंड के बेसिस पर देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड अपने पास CN हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम होनी चाहिए। तो अपने पास सी का आंसर सीधे फर्स्ट हो जाएगा। तो अगर अपन देखें सी का इसमें सिर्फ बी ऑप्शन में दिया है तो बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। अगर अपने पास सबसे वीकेस्ट लिगेंड देखें, वीक फील्ड लिगेंड जो हो जाएगा वो अपने पास H2O हो जाएगा। H2O वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, मतलब डी का अपने पास फोर्थ हो जाएगा। तो डी का अपने पास फोर्थ इसमें दिया हुआ है। ऐसे ही अच्छा, अगर ये दोनों आ जाते, दोनों में NH3 है, तो कैसे करते? ध्यान से देखो, यहाँ पर 6 लिगेंड है, 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पर 5 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मतलब इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो जो बी ऑप्शन हो जाए, जो बी हो जाएगा, तो बी का अपने पास सेकंड हो जाएगा 475 नैनोमीटर। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और रिलेशन है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड होता है, साथ में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। तो ये रिलेशन भी काम आ जाएगा काफी बार। तो ये जो रिलेशन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और कैसे है वो भी अपन ने देख लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 25 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ AgNO3 टू 1 मोल ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो AgNO3 जो होता है ना, इसको अपन सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट जो होता है ना, इसका रिएक्शन जब होता है क्लोराइड आयन के साथ, तो अपन को AgCl का PPT मिलता है। AgCl का PPT मिलता है, कौन से कलर का होता है? ये व्हाइट कलर का होता है। इसका PPT व्हाइट कलर का होता है। अच्छा, अगर AgBr होता तो पेल येलो कलर का होता, और AgI होता तो फुल येलो कलर का होता। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो अभी अपने पास ये पूछा गया है कि कितने मोल्स ऑफ AgCl बनेंगे अपने पास हर उसमें। तो इंपॉर्टेंट अपने पास ये चीज है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो क्लोराइड आयन है, सिर्फ वो रिप्लेस करे जा सकते हैं। मतलब जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्लोराइड आयन हैं, सिर्फ वही PPT दे सकते हैं। अगर इसमें देखें तो अपने पास यहाँ पर एक क्लोराइड आयन बाहर है, एक क्लोराइड आयन बाहर है, मतलब यहाँ पर 1 मोल AgCl बनेगा, यहाँ पर 1 मोल AgCl बनेगा। यहाँ पर 2 क्लोराइड आयन बाहर है, तो यहाँ पर 2 मोल AgCl बन जाएगा। यहाँ पर एक भी नहीं है, तो यहाँ पर एक भी मोल AgCl नहीं बनेगा। यहाँ पर 2 अगेन है, तो यहाँ पर अगेन 2 मोल AgCl बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 मोल AgCl, यहाँ पर 2 मोल AgCl, और यहाँ पर अगेन, यहाँ पर 0, यहाँ पर अगेन 2 मोल AgCl। तो अगर अपन देखें टोटल नंबर कितना हो जाएगा, तो टोटल 5 हो जाएंगे अपने पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl। तो टोटल मोल्स अपने पास हो जाएंगे 5 मोल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपने पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था 29 जनवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इन WCO6, इसको टंगस्टन हेक्साकार्बोनिल बोलते हैं, एंड Mn2CO10 इज। तो अपन को इसके स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, और इसके स्ट्रक्चर्स क्लियरली NCERT में दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर अगर अपन देखें तो Mn2CO10 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और यहाँ पर अपन को टंगस्टन हेक्साकार्बोनिल का नहीं दिया, बट क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल का दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्रोमियम की जगह टंगस्टन रिप्लेस कर देंगे, तो टंगस्टन हेक्साकार्बोनिल का भी हो जाएगा स्ट्रक्चर। अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है द सम ऑफ ब्रिजिंग
सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इन दिस एंड दिस। तो ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इसमें भी एक भी नहीं है, मतलब क्रोमियम की जगह टंगस्टन अज्यूम कर लो, यहाँ पर भी एक भी नहीं है, और सिमिलरली यहाँ पर भी एक भी ब्रिजिंग कार्बोनिल नहीं है अपने पास। तो अपने पास इसका आंसर तो 0 हो जाएगा। साथ में एक ये वाला स्ट्रक्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जेईई मेंस 2022 में पूछा जा चुका है, तो ये भी एक बार देख लेना। अगर इन दोनों के अपन स्ट्रक्चर बना भी लें, यहाँ पर अगर और एक्सटेंड कर लिखेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड O आ जाएगा, ऐसे सब में आ जाएगा, बट अगर अभी सिर्फ CO लिखते जाएं तो ये अपने पास इनके स्ट्रक्चर हो जाएंगे। और यहाँ पर अपन से पूछा गया था सम ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल्स इन दिस एंड दिस। तो यहाँ पर ब्रिजिंग कार्बोनिल इसमें भी एक भी नहीं है और इसमें भी एक भी नहीं है, तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन हमारे पास आया था 29 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज। तो अपन को बताना है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, किसका कम होगा, वो ऑर्डर बताना है। अगर सबसे पहले की अपन बात करें, सबसे पहला ऑप्शन अपने पास है, पहले की बात करते हैं अपन, पहला अपने पास है Fe F6 3 नेगेटिव, ये पहला है अपने पास। इसमें अपन देख सकते हैं कि जो आयरन है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा अपने पास। आयरन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अब आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। अब 3d6 4s2 होता है, +3 है तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन्स और d से 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन जो बच जाएगा इसका, वो बच जाएगा 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज़ याद रखना, देखो अब हैलोजन है तो वीक फील्ड लिगेंड है। हैलोजन है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी। अगर इसका अपन कॉन्फ़िगरेशन बनाएँ तो अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और पाँचों अनपेयर्ड रहेंगे। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5 हो गए। और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2। तो n का वैल्यू कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 5 इंटू 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा अपने पास √35। तो ये तो काफ़ी फेमस एग्जाम्पल भी है, एडवांस में भी आ चुका है मैथ्स द कॉलम वगैरह में। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी बार रिपीट भी हो जाता है कि इसका मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, जो कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं इसमें, और √35 होता है। तो इसका तो मैक्सिमम हो ही जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी और डी गलत हो जाएंगे, बी और डी गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन देखें, नेक्स्ट अपने पास कोबाल्ट और F6 और 3 नेगेटिव, ये है अपने पास। अब यहाँ पर कोबाल्ट के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अब कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d7 4s2। यहाँ से अगर 3 गए ना तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d7 से 1, तो मतलब बचा अपने पास 3d6। वापस अपने पास हैलोजन है तो वापस वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। अगर अपन कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हो गए, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी अपने पास √4 इंटू 4 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा √24। √24 ये हो जाएगा। थर्ड अगर अपन केस की बात करें तो थर्ड केस में ना अपने पास ये थोड़ा सा स्पेशल कॉम्प्लेक्स है। अगर अपने पास ऑक्सीलेट है इधर पर और 3 नेगेटिव, तो एक चीज याद, इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो कोबाल्ट के ऊपर जो है वो अभी भी +3 है। बट अब ऑक्सीलेट कैसा लिगेंड होता है? अब देखो ऑक्सीलेट जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी एक्ट करता है कुछ केसेस में, और काफी केसेस में वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। तो इसको अपन कैटेगराइज ऐसे नहीं कर सकते कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। इसको अगर कुछ अपन नाम दे तो इसको अपन इंटरमीडिएट फील्ड लिगेंड बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह भी एक्ट करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी एक्ट करता है। अब एक चीज बिल्कुल याद रखना कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये चीज वापस बोल रहा हूँ मैं, इस चीज को बिल्कुल याद रखना कि ये वाले केस में, ये वाला पूरा एग्जाम्पल ही याद रखना कि ये वाले केस में ऑक्सीलेट जो होता है, ऑक्सीलेट एक्ट एज अ, ये वाले केस में जो होता है ना, ऑक्सीलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। इन जनरल क्यों एक्ट करने लगता है ऑक्सीलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जगह, जबकि अपन ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा था कि तो वो बाद में आता है और वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करना चाहिए। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये चिलेशन इफेक्ट शो करना चालू कर देता है। चिलेशन इफेक्ट क्या होता है? जैसे रिंग का फॉर्मेशन कह सकते हैं, पर रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है 5 to 6 मेंबर की रिंग, तो उस केस में चिलेशन इफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ भी एक्ट करने लगता है।
और इन जनरल जब सेंट्रल मेटल एटम पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तब ऑक्सलेट जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। यहाँ पर इस केस को वापस बोल रहा हूँ मैं, याद रख लेना, ये काफ़ी बार आ चुका है। तो ये वाले केस में जो ऑक्सलेट होता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। अगर इसको अपन सॉल्व करें, तो अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कोबाल्ट का, वो अपने पास इसमें भी कोबाल्ट +3 में, तो यहाँ पर भी 3d6 ही रहेगा, बट यहाँ पर अपने पास पेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर अगर अपने पास पेयरिंग हो जाएगी, तो पहले पेयरिंग नहीं होती तो ये हो जाता, लेकिन अब इसमें पेयरिंग हो जाएगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे पेयर हो जाएगा, ये वाला इससे हो जाएगा। तो अपने पास पेयरिंग हो जाएगी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाएँगे, वो 0 हो जाएँगे। तो n का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर n का वैल्यू 0 हो गया, तो फिर म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0 इंटू 0 प्लस 2, तो ये तो ओवरऑल 0 आ गया। तो इस तरीके से इसका मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर अपन ऑप्शन चेक करें, तो सबसे ज़्यादा अपने पास FeF6 का हो जाएगा, FeF6 3 नेगेटिव का, उसके बाद इसका, एंड लास्ट में इसका हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस चीज़ को याद रख लेना कि ऑक्सलेट ये वाले केस में तो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास आया था 29 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है दैट डेंसिटी ऑफ द लिगेंड प्रेजेंट इन द फेलिंग्स रिएजेंट इज। तो डेंसिटी का पहले भी अपन ने मतलब देखा था, जो पहले क्वेश्चन आए थे, कि एक जो लिगेंड है, एक लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, या फिर इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं कि एक लिगेंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को। जैसे कि अगर अपने पास ऑक्सलेट है, मान लो ऑक्सलेट है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड हो जाएगा, तो इसकी डेंसिटी 2 हो जाएगी। ऐसे ईडीटी है, ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, तो इसकी डेंसिटी 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो इसकी डेंसिटी 6 हो जाएगी, ऑक्सलेट की 2 हो जाएगी। इस तरीके से अपन देख सकते हैं। अगर अपन फेलिंग्स रिएजेंट की बात करें, तो फेलिंग रिएजेंट ना, एक तो अपने पास सॉल्यूशन ए होता है, एक सॉल्यूशन बी होता है। तो सॉल्यूशन ए तो एक्वस CuSO4 होता है। जो अपने पास सॉल्यूशन बी होता है, ये होता है अपने पास इसको अपन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये होता है अपने पास CONaCO और यहाँ पर आ जाएगा OH। इसको अपन बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या फिर इसको अपन रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं। अब अगर ये अपने पास जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट आ गया, अगर अपन इसका अगर फॉर्मूला भी लिखें अपन सीधे, तो इसको फॉर्मूला वाइज लिखें तो आ जाएगा KNaC4H4O6 ये हो जाएगा अपने पास इसका फॉर्मूला। अब ये जो होता है ना, ये एक चीलेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, और इसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी हो सकती है वो अपने पास 4 हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास 4 हो जाएगा, बट इसको एक बार स्ट्रक्चर वाइज भी अपन देख लेंगे। तो इसकी जो मैक्सिमम डेंसिटी 4 हो सकती है, वो 4 हो सकती है, तो इसका आंसर अपने पास 4 हो जाएगा। अब इसको एक बार स्ट्रक्चर वाइज भी देख लेते हैं। फिगर से भी इसकी डेंसिटी अपने पास 4 आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 30 जनवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और ये तो सीधा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी हो जाएगा। अगर अपन इसकी बात करें, तो इन्होंने ऑप्शंस भी बहुत बेकार तरीके से सेट करे हैं। जैसे अपन को पता है कि कार्बन डोनर जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड होते हैं। अगर लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो सबसे पहले आते हैं अपने पास कार्बन डोनर। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो लिगेंड होते हैं, अगर लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो कार्बन डोनर सबसे ज़्यादा होते हैं, नाइट्रोजन डोनर उसके बाद, फिर ऑक्सीजन डोनर। ये अपन ने पहले भी करा था, और अकेले इतनी चीज़ पता हो तो भी बहुत ईजिली ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर अपन देखें, तो इन्होंने पहले ऑप्शन में कार्बन डोनर को लास्ट में रखा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो वैसे ही ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करें, तो हाँ, यहाँ पर कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड बताया है। उसके बाद फिर नाइट्रोजन डोनर्स, EN मतलब इथाइलिन डायमीन होता है, तो EN हो जाएगा नाइट्रोजन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद ऑक्सलेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है कुछ केसेस में, बट मैक्सिमम केसेस में नहीं करता है। और अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से सिर्फ देखें, तो वाटर के जस्ट बाद ऑक्सलेट आ जाता है। तो फिर ये भी इन्होंने सही रखा है, सही है। S2 नेगेटिव जो है, S2 नेगेटिव तो F नेगेटिव से भी ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो ये तो लास्ट में आएगा, तो ये भी सही है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी दे सकते हैं, जो NCERT में दिया है।
ऐसे ही इसमें नाइट्रोजन डोनर को लास्ट में रखा और कार्बन डोनर को बीच में रखा है, और H2 नेगेटिव को कार्बन डोनर से भी स्ट्रॉन्ग बताया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास इसमें जो है कार्बन डोनर को ऑक्जेलेट से पीछे रख दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसको अपन इससे भी देख सकते हैं, एक बार एनसीईआरटी की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर अपन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें एनसीईआरटी में, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी अपन देख सकते हैं अपने पास कौन कौन से सीओ है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है एनसीईआरटी के हिसाब से। उसके बाद ईएन है, ईएन मतलब इथाइलिन डायमीन है। उसके बाद अपने पास ऑक्जेलेट है और H2 नेगेटिव है। तो यहाँ से अपन क्लियरली देख सकते हैं H2 नेगेटिव सबसे कम, उसके बाद ऑक्जेलेट आ जाएगा, फिर ईएन और उसके बाद सीओ। तो इस हिसाब से जो अपना ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी भी आनी है तो इतनी चीज तो याद होनी चाहिए कि कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर और फिर हेलाइड डोनर। तो इसका आंसर अपने पास बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास आया था 30 जनवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये तो सीधा अपन को एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको एनसीईआरटी से ही देखते हैं। समरी के ऊपर अपने पास लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, देयर इज अ ग्रोथ इन इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ चिलेट थेरेपी। और यहाँ पर अगर अपन सारे ही देख लेते हैं जो भी अपन को ऑप्शंस में दिए हुए हैं उन सबको ही देख लेते हैं। तो पहले अगर अपन देखें, एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय चिलेटिंग लिगेंड्स डी पेनिसिलअमीन एंड डिसफेरोक्साइम बी वाया द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एक्सेस ऑफ कॉपर और आयरन जो होता है वो रिमूव होता है इन दोनों से। अगर अपन ईडीटीए की बात करें तो ईडीटीए इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो ईडीटीए जो होता है वो यूज होता है लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में। और जो लास्ट अपन से जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो पूछा गया है सम कोऑर्डिनेशन, हाँ, सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम इफेक्टिवली inhibit the growth of tumors. Examples are cisplatin and related compounds. तो ये तीन हो जाएंगे अपने पास जो अपन को दिया हुआ है, इन तीनों को अपन लिख भी लेते हैं। बाकी अपन से पूछा यही गया है टू inhibit the growth of tumors identify the compounds used from the following। तो अपन अगर देखें कौन कौन से हो जाएंगे तो हो जाएगा सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम हो जाएगा, और साथ में सिसप्लैटिन हो जाएगा। सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर, जैसे कि सिसप्लैटिन, और साथ में हो जाएगा सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम। तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ प्लैटिनम एक सही हो जाएगा, साथ में सिसप्लैटिन सही हो जाएगा। तो अपने पास बी और डी सही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अपने पास। अगर अपन बाकी तीनों का भी लिखें, मतलब ईडीटीए और डी पेनिसिलिन अमीन की, तो ये हो जाएगा। इसके लिए अपन लिख लेते हैं तो ये तीनों अपने पास हो जाएंगे इसके। तो अपने पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपने पास आंसर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 30 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया, अपन को दो लिस्ट दी हुई हैं और पहले में कॉम्प्लेक्स दिया, दूसरे में हाइब्रिडाइजेशन अपन को बताना है। तो अगर अपन एक एक कर इसको सॉल्व करें तो पहला अपने पास दिया है NiCO होल 4, ये हो जाएगा अपने पास NiCO होल 4। और निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपने पास होता है 3d8 4s2। अगर अपन इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बनाए तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स इतने ही रहेंगे। और अपने पास क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जम कर इसमें आ जाएंगे और सबकी पेयरिंग हो जाएगी। तो 3d8 4s2, तो सीधे पेयरिंग हो जाएगी सबकी। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास pb ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो अपने पास जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा s और p3। तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, a का फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये अपने पास a हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपने पास दिया हुआ है कॉपर CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव। इसमें जो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का होता है वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का 3d10 4s1 हो जाएगा, बट यहाँ पर +2 चार्ज है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर हो जाएगा 3d9। अब इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे ना तो हाइब्रिडाइजेशन सही नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि D9 कॉन्फ़िगरेशन है। D9 कॉन्फ़िगरेशन है अपने पास, ये इसलिए अपन को जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफ़ेक्ट शो करेगा। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इफ़ेक्ट से क्या होगा,
अब उसकी वजह से ना जो डी ऑर्बिटल है उसमें स्प्लिटिंग हो जाएगी। मतलब अगर अपने पास सारे ऑर्बिटल्स अगर अपने बना लिए, ये अपने पास एस भी बना लिया और पी भी बना लिया, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि अगर अपन नॉर्मल तरीके से फिल करें तो कितना हो जाएगा, 3D9 है, 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा नॉर्मल तरीके से होगा। बट क्योंकि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इसमें लगेगा, तो डिस्टॉर्शन की वजह से ये जो खाली इलेक्ट्रॉन बचा ना, ये जंप कर कर जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएगा पी ऑर्बिटल में। क्यों हो जाएगा? स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाएगी उसे, तो इसलिए वो पी ऑर्बिटल में जंप कर कर चला जाएगा डिस्टॉर्शन की वजह से। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा वो अपने पास आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास ये तो पेयर्ड ही रहेंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ पर चला जाएगा। तो इसका जो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो हो जाएगा डी एस और पी टू। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा अपने पास डी एस पी टू। जैसे इसका था अपने पास एस पी थ्री, इसका हो जाएगा अपने पास डी एस पी टू। अब जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, इन जनरल उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, और एक जेई मेंस 2022 में आया था, बट वो बहुत बेसिक प्रॉपर्टी से ही हो गया था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की। मतलब कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सिमेट्रिकल लिगेंड होना चाहिए। सिमेट्रिकल लिगेंड मतलब सारे लिगेंड सेम होने चाहिए, जैसे इसमें तो है ही सब में। और T2G या EG जो है अनसिमेट्रिकली फिल्ड होना चाहिए। तो उसको अभी अपन कर लेंगे, एक मिनट, उसको उसको अपन कर लेंगे 2022 वाले क्वेश्चन को भी। अभी अगर आगे चले तो सी ऑप्शन अपन देखें, तो सी अपन को दिया हुआ है Fe NH3 6 2 पॉजिटिव। मतलब आयरन का कॉन्फ़िगरेशन अपने पास होता है 3D6 4s2। 3D6 4s2 दो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 4s से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अपने पास बचेगा 3D6। अब 3D6 बचा, इसको अगर अपन फिल करेंगे, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसको फिल करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 3D6। तो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग हो चुकी है इसलिए। और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर हो जाएगा D2S और P3, D2S P3, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा C का। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा अपने पास D2SP3। ऐसे D का D भी अपन एक बार देख लें, तो D को देखें अपन, तो ये हो जाएगा FeH2O6 2 पॉजिटिव। यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आयरन पर 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो 3D6 ही हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी अपनी। और पेयरिंग अगर नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4 5 और 6, ये अपने पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा S, और ये अपने पास ऑक्टाहेड्रल है, तो हो जाएगा अपने पास sp3d2, sp3d2। ये आगे भी एक्सटेंड होकर sp3d2, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसमें जो अपना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा sp3d2। तो इसका जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ए का अपने पास इसका हो जाएगा अपने पास sp3, कॉपर वाले का हो जाएगा अपने पास dsp2, और आयरन वाले का हो जाएगा सी ऑप्शन का फोर्थ, और डी का अपने पास थर्ड हो जाएगा। तो इससे अपने पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अपने पास आया था 38 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द ClOCl बॉन्ड एंगल वैल्यूज इन अ फेशियल CONH3 Cl3 कॉम्प्लेक्स इज आर। तो इसमें फेशियल दिया हुआ है, दूसरा मेरिडोनियल भी होता है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी देख लेते हैं अपन। पहले अगर अपन बनाएं, पहला अपने पास दिया हुआ है, पहले यही वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो अगर फेशियल वाला स्ट्रक्चर बनाए अपन इसका, तो पहले अपने पास कोबाल्ट आ जाएगा सेंटर पर, यहाँ पर आ जाएगा CO, और अगर अपन Cl प्लेस करना चालू करें तो आ जाएगा Cl। अब तीसरा जो Cl है ना, वो अपन को इस तरीके से प्लेस करना पड़ेगा कि अपने पास एक फेस बन जाए, एक फेस बन जाए। तो अपन Cl को इधर या इधर प्लेस नहीं कर सकते, ऐसे ऊपर या नीचे प्लेस कर सकते हैं, उससे फेस बन जाएगा। जैसे अगर अपन ने ऊपर प्लेस कर दिया तो इधर Cl हो जाएगा। बाकी अगर NH3 भी अगर एक बार बना लें तो ये अपने पास NH3 हो जाएगा, ये NH3, और ये हो जाएगा अपने पास NH3। अब यहाँ पर फेस किस टाइप से बन गया, अगर अपन देखें तो ये क्लोरीन 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 के बीच में एक फेस बन जाएगा, जैसे कि इस टाइप से एक फेस बन जाएगा। ऐसे ही NH3 के बीच में भी बन जाएगा। ये अपने पास फेशियल स्ट्रक्चर होता है। मेरिडोनियल कब होता, अगर अपन Cl तो इधर है, लेकिन तीसरे Cl को अपन इधर या इधर प्लेस ना करते, अपन ने इधर प्लेस कर दिया, या फिर थोड़ा सा अलग तरीके से कर देते, जिससे एक फेस नहीं बनता, तीनों लिगेंड्स जैसे साथ में नहीं दिखते और फेस नहीं बनता, तो वो मेरिडोनियल हो जाता। जैसे कि अपन वो उसका एग्जांपल भी देख लेंगे। बट यहाँ पर अगर ClOCl एंगल देखें, तो ClOCl या ClOCl दोनों में देखें तो दोनों का बीच का एंगल अपने पास 90 डिग्री ही आएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें दोनों में 90 डिग्री ही रहेगा।
अगर अपन उसका देखें कि मेरिडोनियल कैसा हो जाएगा, तो अपने पास अगर CO है, यहाँ पर अगर अपन ने Cl मान लिया और यहाँ पर अगर अपन ने Cl मान लिया, तो तीसरा Cl मान लो अपन ने यहाँ मान लिया, तो अब इसमें फेस नहीं बनेगा। बट और बाकी NH3 है, तो NH3 इधर, NH3 इधर और NH3 इधर, तो NH3 में भी कोई फेस नहीं बनेगा, तो अपने पास ये एक मेरिडोनियल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे ये फेशियल हो जाएगा जिसमें फेस बनता है। तो अपना आंसर बी हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 31 जनवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है कोबाल्ट क्लोराइड। तो कोबाल्ट क्लोराइड क्या होता है, अपने पास COCl2 होता है, तो COCl2 व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो जब वाटर के साथ, वाटर में डिसॉल्व होगा, तो इट फॉर्म्स अ पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है COCl2, तो अपने पास बनता है COH2O होल 6 और बाहर आ जाएगा अपने पास Cl2, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 6। तो ये अपने पास COH2O होल 6 Cl2 बनता है, और ये जो होता है ये अपने पास पिंक कलर का होता है, ये अपने पास पिंक कलर का, ये पिंक कलर का होता है, और ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल देखिए है, ऑक्टाहेड्रल है। अगर इसमें से Cl2 हटा देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास COH2O होल 6 और Cl2 हटा दिया तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये अपने पास X हो जाएगा। अब इसका जब रिएक्शन कराया गया व्हिच हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, द सॉल्यूशन ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड HCl, जब इसका रिएक्शन हुआ कंसंट्रेटेड HCl के साथ, जब कंसंट्रेटेड HCl के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो अपने पास बनता है COCl4 2 नेगेटिव, COCl4 2 नेगेटिव। और ये जो होता है ना, ये डीप ब्लू कलर का होता है, ये अपने पास डीप ब्लू कलर का होता है, ये अपने पास डीप ब्लू कलर का होता है, और ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2 आ जाएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। कोबाल्ट का होता है 3d7 4s2 कॉन्फ़िगरेशन, +2 है तो 4s से इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 3d7 बचा। 3d7 है, वीक फील्ड लिगेंड है, फिल करेंगे तो D वाला भर जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन अपने पास sp3 आ जाएगा, तो ये टेट्राहेड्रल भी हो जाएगा साथ में। तो अगर अपन क्वेश्चन में देखें क्या क्या पूछा गया है, अपन से पूछा गया है x, जो कि अपने पास ये हो जाएगा, ये अपने पास x हो जाएगा। अपन से पूछा गया है y, द सॉल्यूशन ऑफ डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स, तो ये अपने पास डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये अपने पास y हो जाएगा, और z क्या हो जाएगा, विच हैज अ z ज्योमेट्री, तो अपने पास जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो टेट्राहेड्रल हो जाएगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी अपने पास, तो ये अपने पास z हो जाएगा। तो अपन को x, y और z का वैल्यू बताना था, तो इसमें x का वैल्यू हो जाएगा अपने पास ये, y का वैल्यू हो जाएगा COCl4 2 नेगेटिव, ये हो जाएगा। अच्छा, ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, और z हो जाएगा अपने पास टेट्राहेड्रल, तो अपने पास ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आया था 31 जनवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है, इफ CFSE ऑफ TiH2O होल 6 3 पॉजिटिव इज -96 किलो जूल पर मोल, दिस कॉम्प्लेक्स विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ इन नैनोमीटर कितना। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो TiH2O होल 6 है अपने पास, तो यहाँ पर टाइटेनियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। टाइटेनियम पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। अब टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d2 4s2 और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, तो होता है 3d2 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास 3d1 में 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब अपने पास ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब अगर अपन देखें कि ये किस तरीके से स्प्लिटिंग होगी, तो इसमें d ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये स्प्लिट होगा। अब क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, ये क्योंकि ऑक्टाहेड्रल है, तो Eg इसमें ऊपर हो जाएगा और T2G नीचे हो जाएगा। टेट्राहेड्रल होता तो क्या होता, टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर हो जाता और Eg नीचे हो जाता। ऑक्टाहेड्रल है तो फिर ये होगा, अब Eg यहाँ पर आ जाएगा ऊपर और T2G नीचे आ जाएगा। अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब अगर अपन जो बैरी सेंटर या फिर मीन एनर्जी लेवल जिसको बोलते हैं, यहाँ से अपने पास नीचे कितना चला जाएगा, एनर्जी डिक्रीज कितनी हो जाएगी, माइनस साइन जो होता है एनर्जी डिक्रीज ही रिप्रेजेंट करता है, -0.4, ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा नॉट, और ऊपर चला जाएगा 0.6 डेल्टा नॉट। इसको भी याद करने का तरीका बताया था कि ये कैसे याद रखें वैल्यू। अगर 2 बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस इंटू 0.6 तो 1.2 आएगा, और यहाँ पर 3 बॉक्सेस इंटू 0.4 इसमें भी 1.2 आएगा, तो इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा T2G में। अगर अपन इसकी CFSE वैल्यू को कैलकुलेट करें, तो CFSE वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं,
CFSE वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा -0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास? T2G में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 प्लस 0.6 इंटू यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास? EG में 0, तो यहाँ 0 इंटू डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, या फिर एनर्जी सेपरेशन बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू hc/λ होती है। तो इसको कैलकुलेट करें तो अपने पास आ जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट। अब यहाँ पर अपन को CFSE की वैल्यू भी दी है -96 किलो जूल पर मोल, तो इसको भी रख लेते हैं। तो CFSE की वैल्यू ये है -0.4 इंटू डेल्टा नॉट की वैल्यू अपने पास होती है hc/λ इक्वल्स, ये हो जाएगा अपने पास -96 किलो जूल है तो 10⁻3, ठीक है। और 10⁻3 और यहाँ पर अपन को एवोगाड्रोस नंबर से भी डिवाइड करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि देखो यहाँ पर यूनिट किलो जूल पर मोल है, किलो जूल मोल इनवर्स है, और एवोगाड्रोस नंबर की यूनिट हो जाएगी मोल इनवर्स, तो इसको एवोगाड्रोस नंबर से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा Na। अब अपन को वैल्यू चाहिए काहे की? अपन को लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तो सारी टर्म्स को एक साइड रखकर लैम्डा को एक साइड रख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर लैम्डा को अपन लिखें तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये माइनस से माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू 6 इंटू 10⁻23 इंटू ये हो जाएगा अपने पास H और C, तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻−34 और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 96 इंटू 10⁻3। अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो ये 0.6, 6.43 और ये, हाँ, तो इसको अपन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻23, ये है 10⁸8, तो ये हो जाएगा 10⁻31 और इधर है 10⁻−34, तो ये कैंसिल आउट होकर अपने पास हो जाएगा 10⁻−3, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट है, पॉइंट्स को हटा दें अपन यहाँ से, तो नीचे 10⁻2 आ जाएगा, और एक पहले 3 को इधर से कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 32 और 32 से 64 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 624 इंटू 2 48, तो ये आ जाएगा अपने पास 48 इंटू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 10⁵ और ये हो जाएगा 10⁻−8। तो अपन को नैनोमीटर में बताना है, नैनोमीटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10⁻−9 होता है नैनोमीटर में, तो एक जीरो और आ जाएगा, तो 480 और यहाँ पर एक जीरो से डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 10⁻−9 नैनोमीटर आ जाएगा अपने पास, ये नैनोमीटर में ही है ये, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा? 480 नैनोमीटर इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास आया था 1 फरवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल शो लार्जेस्ट स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये अपन ने इस टाइप का पहले भी करा है कि जो स्प्लिटिंग होती है, जो अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग होती है वो काय पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ लिगेंड पर। अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, और वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम हो जाती है। जैसे इसको लिख भी लेते हैं, तो यहाँ पर अगर अपने पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाएगी, और वीक फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम हो जाएगी। अब अगर अपन क्वेश्चंस में देखें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं? कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड होते हैं, तो यहाँ पर अपने पास CN सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, तो अपना आंसर तो C हो जाएगा। अगर इसका अपन ऑर्डर भी देखें तो कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड, तो सबसे पहले C आ जाएगा, उसके बाद फिर D आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन डोनर, उसके बाद फिर ऑक्सिलेट आ जाएगा, फिर उसके बाद B आ जाएगा। तो ऑर्डर भी देखें तो सबसे ज्यादा C, फिर D, फिर A और फिर B। तो इसको मैंने पहले भी करा था, एक बार देख लेना। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर लिखा भी था अपन ने कि अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिगेंड, और यहाँ पर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख सकते हैं CN नेगेटिव सबसे ज्यादा, उसके बाद फिर नाइट्रोजन NH3, उसके बाद फिर ऑक्सिलेट और बाद में फ्लोरीन। तो इस हिसाब से अपना आंसर नंबर C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अपने पास आया था 1 फरवरी के शिफ्ट 1 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है, यहाँ पर सीधे 18 के बाद 21 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, बट ये वाला बीच में मिस हो गया था। इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है? डबल सॉल्ट का मतलब होता है कि डबल सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के कैटायंस एंड एनायंस होते हैं। तो ये सीधा एग्जाम्पल अपन को एनसीईआरटी में भी दिया है, सीधा एनसीईआरटी में दिया है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स, डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउएवर
द डबल सॉल्ट सच एज कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का क्या फॉर्मूला होता है? कार्नेलाइट का अगर अपन फॉर्मूला लिखें, डबल सॉल्ट ऑफ कार्नेलाइट जो होता है वो अपने पास होता है KCl MgCl2 डॉट 6H2O डॉट 6H2O। ऐसे ही अगर अपन आगे देखें, अच्छा ये लिखा भी आगे KCl MgCl डॉट 6H2O, और मोहर सॉल्ट अपने पास ये हो जाएगा। ये अपने पास सब डबल सॉल्ट चल रहे हैं। मोहर सॉल्ट का डबल सॉल्ट ये होता है, पोटाश आलम का जो डबल सॉल्ट होता है वो ये होता है, एक्सेट्रा। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पोटाश आलम का डबल सॉल्ट होता है ये अपने पास होता है K2SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये होता है। तो अगर अपन ऑप्शंस देखें, अपन को क्या क्या दिया है, अगर अपन ऑप्शंस देखें तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, FeSO4 कहाँ गया, ये अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, और दूसरा अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अपने पास ओवरऑल जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें ए एंड सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास आया था 1 फरवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द कॉम्प्लेक्स केटायन व्हिच हैज 2 आइसोमर्स इज। तो यहाँ पर अपन एक चीज ना सीधे नोटिस कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में अपन को NO2 दिया हुआ है। NO2 अपने पास ना एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब, एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब होता है कि ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं। 2 डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं, इसकी वजह से ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। वो सब तो ठीक है, बट इसके 2 आइसोमर्स कैसे होंगे वो चीज देखते हैं। अपने पास JDL में सेम एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर अगर अपन लिंकेज आइसोमेरिज्म वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरिज्म वाले पार्ट में certain ligand contain more than one atom which could donate an electron pair. Thus, this type of isomerism is shown by ambidentary ligand. तो एम्बिडेंटेड लिगेंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं, जैसे कि NO2 नेगेटिव आयन। तो इसमें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से कोई भी डोनर हो सकता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड का मतलब ही होता है जिसमें 2 डिफरेंट डोनर हो, तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है विच कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो यहाँ पर अगर देखें अपन 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स, तो यही सेम अपन को एग्जांपल दिया, Cl2 को हटा दोगे तो +2 आ जाएगा। सेम एग्जांपल दिया हुआ है अपन को क्वेश्चन में। तो CONH3 होल 5 NO2Cl। अब क्या है ना कि NO2 जो है इसको अपन ONO भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन भी डोनर की तरह एक्ट कर सकता है, और NO2 भी लिख सकते हैं। तो इसलिए इसके यहाँ पर 2 आइसोमर्स हो जाएंगे, एक बार ONO से डोनेट हो जाएगा, एक बार NO2 से डोनेट हो जाएगा। तो एक बार अपने पास नाइट्रेटो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और एक बार अपने पास नाइट्रो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और बाकी अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल्स देखें तो यहाँ पर अपने पास SCN एग्जांपल हो जाता है, OCN नेगेटिव हो जाता है। ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन से हैं? SCN नेगेटिव एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, CN नेगेटिव इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और NO2 नेगेटिव तो है ही। बाकी ये वाले जो एग्जांपल्स हैं ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के हैं। अगर अपन एक बार इसकी भी बात कर लें, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की, इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि 2021 में एक मैच द कॉलम आया था जिसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के ऊपर पूछ लिया गया था। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म ना ऐसा आइसोमेरिज्म होता है जिसमें जो फॉर्मूला होता है वो तो सेम ही होता है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है, बट जो H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर डिफरेंट होते हैं। इसमें लिखा भी होगा, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय compounds having the same formula but differing only in the number of water molecules of crystallization। तो ये हो जाएगा। इसका अगर अपन एग्जांपल भी देखें तो एग्जांपल कैसे हो जाएगा, जैसे कि ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास CONH3 होल 4 H2O एक मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और इसमें बाहर हो जाता है। तो फॉर्मूला सेम है, बस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो जाते हैं। अगर एक बार कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की भी बात करें तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो कैटायन और एनायन वाला पार्ट होता है, दोनों पार्ट ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे इसमें अपने पास कैटायन और एनायन 2 पार्ट्स हैं, इसमें कैटायन और एनायन जो दोनों पार्ट्स होते हैं दोनों ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि अपन एग्जांपल देखें तो यहाँ पर ये भी कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं।
तो एक बार अपन लिख भी लेंगे इसको। और अगर अपन इसमें देखें, क्वेश्चन में अपने पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें NO2 है, ये एम्बिडेंटली लिगेंड है और ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने पास आया था 1 फरवरी के शिफ्ट 2 में, और इस क्वेश्चन में अपन से पूछा गया है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Mn H2O होल 6 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स इन बोहर मैग्नेटॉन इज। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको मेंटली भी कर सकते हैं कि अगर Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास 3d5 4s2 +2 है तो 4s से इलेक्ट्रॉन चले गए और 5 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो √5 × 5 + 2 उससे निकाल सकते हैं। अगर अपन इसको पूरा सॉल्व करें तो Mn का अपने पास ऑक्सीडेशन स्टेटस में +2, अगर Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो होता है अपने पास 3d5 4s2 +2 है तो ये चेंज होकर हो जाएगा 3d5। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन बनाएं तो ये हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4 5। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अपने पास 5। मैग्नेटिक मोमेंट का अपने पास फॉर्मूला होता है √n × n+2, जहाँ पर n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 5 है तो आ जाएगा √5 × 5 + 2 जो कि 7 हो जाएगा, तो √35 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली 6 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि √36 6 होता है, तो इसकी वैल्यू अराउंड 6 हो जाएगी। और √35 की अगर वैल्यू देखें तो ये होती है अराउंड 5.91 बोहर मैग्नेटॉन। तो अपना इसका आंसर हो जाएगा 6। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। अब अपन अप्रैल अटेम्प्ट के क्वेश्चंस करेंगे।